एक प्राइवेट बस जिसमें सवार हिंदू तीर्थयात्री माता के गीत गाते वैष्णो देवी जा रहे थे कि तभी ठीक 6:15 बजे बंदूकों से लैस 3 आतंकी इनकी बस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग ओपन कर देते हैं। बस के ड्राइवर को गोलियां लगती हैं और वो बस का कंट्रोल खो देता है और तीर्थयात्रियों से लदी ये बस सड़क किनारे खाई में जा गिरती है। बस के खाई में गिरते ही औरतों, बच्चों और बूढ़ों के घायल शरीर पेड़ों, पत्थरों और झाड़ियों में जाकर अटक जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी ऊंचाई पर खड़े आतंकी इन शरीरों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते रहते हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी पीएम मोदी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर हुए इस अत्यंत निर्मम आतंकी हमले में कुल 41 हिंदू घायल होते हैं, जबकि 9 स्वर्ग सिधार जाते हैं। 9 हिंदू तीर्थयात्री, जिनमें एक 14 साल का किशोर और एक 2 साल का बच्चा भी शामिल था। स्थानीय पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के अनुसार इस हमले में सीमा पार से आए 3 आतंकी शामिल थे, जबकि एक स्थानीय एसेट ने हमले के दौरान लुकआउट का काम किया था। अपने और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने जा रहे इन यात्रियों के ऊपर M4 कार्बाइन से फायरिंग की गई थी, एक मेड इन अमेरिका वेपन जिसका इस्तेमाल इस रीजन में केवल पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस करती हैं। स्थानीय और केंद्रीय एजेंसीज के अनुसार इस हमले को पाकिस्तान की धरती से ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा यानी कि LET द्वारा अंजाम दिया गया है। भारत की धरती पर होने वाले इस प्रकार के आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए LET और JED जैसे आतंकी संगठनों को पाकिस्तान की सरकार और एस्टेब्लिशमेंट से तो पैसा मिल ही रहा है, और हैरानी की बात यह है कि एक आम पाकिस्तानी नागरिक भी इस काम में कतई पीछे नहीं है। लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि हमारे देश के लाखों नागरिक भी इन संगठनों की खूब सहायता कर रहे हैं। हमारे देश के कई बड़े पत्रकार और यूट्यूबर्स जाने अनजाने में अपने हाथ अपने ही नागरिकों के खून से रंग रहे हैं। कहने का मतलब यह कि पाकिस्तान के आम नागरिक LET और JM जैसे भारत विरोधी संगठनों की जेबें भर रहे हैं, और हम आम पाकिस्तानियों की। कौन है वो भारतीय पत्रकार जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की कमाई को बढ़ाने में बढ़ चढ़कर उनका सहयोग कर रहे हैं, और कैसे इस कमाई का एक हिस्सा भारत में मासूमों का खून बहाने में इस्तेमाल हो रहा है? कैसे आज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों भारतीय अपनी गाड़ी कमाई को सीधा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की जेब में डाल रहे हैं, और कैसे उनका पैसा उनके अपने ही देशवासियों की मौत का कारण बन रहा है, जानेंगे अनुसंधान के आज के एपिसोड में। जम्मू और कश्मीर में भारतीय फौजियों सिविलियंस के ऊपर आए दिन ये जो आतंकी हमले होते रहते हैं, इनके लिए LET और JEM जैसे आतंकी संगठन आखिर पैसा कहां से लाते हैं? अगर एक भारतीय होने के नाते आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो इस AI के युग में इसके लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। आप बस गूगल के ऊपर जाइए और इस प्रश्न को एज इट इज कि हाउ डज LET कलेक्ट मनी इन पाकिस्तान इसे टाइप कर दीजिए। ऐसा करने पर गूगल का AI आपके लिए एक उत्तर तैयार करेगा। अपने व्यस्त जीवन में से कभी 5 मिनट का समय निकालकर इस उत्तर को पढ़िएगा जरूर। पाकिस्तान की धरती से ऑपरेट करने वाले भारत विरोधी आतंकी संगठनों को वैसे तो अनेकों सोर्सेज से फंडिंग मिलती है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में हम केवल एक आम पाकिस्तानी के ऊपर फोकस करेंगे। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आम पाकिस्तानी का पैसा उसकी जेब से निकलकर इन आतंकी संगठनों तक आखिर पहुंचता कैसे है। साल 2013-14 में पाकिस्तान की पंजाब सरकार द्वारा LET की पेरेंट बॉडी जमात उद दावा के लिए 6 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट एलोकेट किया गया था। यह पैसा उस समय पंजाब के CM रहे शहबाज शरीफ द्वारा उस LET को दिया जा रहा था जिसने अभी 5 साल पहले मुंबई में 175 मासूम सिविलियंस को मार गिराया था। अगस्त 2009 में अमेरिका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी द्वारा पाकिस्तान सरकार के साथ एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट शेयर किया गया था। इस डॉक्यूमेंट के अनुसार उस समय यानी कि आज से 15 साल पहले LET का मिलिट्री बजट $5.2 मिलियन था। 15 साल पुराने इस आंकड़े को यदि इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट कर लिया जाए तो आज वर्तमान में LET का मिलिट्री बजट कम से कम $8 मिलियन का होना चाहिए। यानी कि अपने आतंकियों की भर्ती, ट्रेनिंग, भारत के अंदर घुसपैठ और हमले कराने जैसी गतिविधियों के ऊपर LET $8 मिलियन से ज्यादा रकम हर साल खर्च कर रहा है। और अब प्रश्न ये उठता है कि उसके पास ये पैसा आखिर आता कहां से है। 2010 से 2016 के बीच स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा मैपिंग मिलिटेंट्स नामक एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया के सैकड़ों आतंकी संगठनों के ऊपर स्टडी की गई थी। इस रिसर्च के अनुसार LET द्वारा की जाने वाली फंड रेजिंग विविध होने के साथ साथ अत्यंत व्यवस्थित यानी कि ऑर्गेनाइज्ड भी है। स्टैनफोर्ड की इस रिसर्च से पता चलता है कि LET द्वारा पूरे पाकिस्तान में डोनेशन बॉक्सेस लगाया जाना एक बहुत ही आम बात है। इन डोनेशन बॉक्सेस को ज्यादातर पाकिस्तान के बाजारों और व्यस्त चौराहों पर लगाया जाता है। देश भर में लगे हजारों डोनेशन बॉक्सेस जिनके जरिए रोजाना लाखों पाकिस्तानी LET को करोड़ों रुपए दान कर रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक आर्टिकल के अनुसार कश्मीर में आतंकवाद को फाइनेंस करने के लिए LET जैसे संगठन अनेकों इस्लामिक चैरिटीज और अतिवादी ऑर्गेनाइजेशंस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि मौलाना मसूद अजहर द्वारा कराची में स्थापित की गई एक ट्रस्ट अल रशीद। 80 के दशक में ISI द्वारा अल रशीद का प्रयोग सऊदी से आने वाले पैसे को अफगान जिहाद में लगाने के लिए किया गया, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद ISI ने इस ट्रस्ट का पूरा फोकस कश्मीर की तरफ मोड़ दिया। मसूद अजहर की चैरिटेबल ट्रस्ट पाकिस्तान के हर छोटे बड़े अखबार में नियमित रूप से विज्ञापन छपवाती है, विज्ञापन जिनमें लिखा होता है कश्मीर, चेचन्या और फिलिस्तीन के लिए कल्याण कार्य।
एलईडी की पेरेंट बॉडी जेयूडी भी अपनी मासिक मैगजीन अल्तावा में इस प्रकार के विज्ञापन छाप आम पाकिस्तानियों से पैसे देने की अपील करती है। इन विज्ञापनों के जरिए जेयूडी द्वारा आम मुसलमानों को उसके कश्मीर जिहाद फंड के लिए जितना हो सके उतना पैसा सीधा बैंक अकाउंट्स में जमा कराने को कहा जाता है। इसके अलावा लाहौर के पास मुरीदके में होने वाले अपने एनुअल कांग्रेगेशन में भी जेयूडी द्वारा आम लोगों से करोड़ों रुपए इकट्ठे किए जाते हैं। हर साल होने वाले इस कार्यक्रम में आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि जेयूडी ने अपने एनुअल टारगेट से कम डोनेशन इकट्ठा की हो। इन कांग्रेगेशंस के दौरान जेयूडी के धार्मिक नेता कश्मीर, गुजरात और बाबरी का हवाला दे अत्यंत भड़काऊ भाषण दिया करते हैं और झूठ से सराबोर इन भाषणों को सुन पाकिस्तान के आम लोग जेयूडी के ऊपर पैसों की बौछार कर डालते हैं। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस द्वारा दायर की गई अनेकों एफआईआर के अनुसार ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस यानी कि एपीएचसी के वरिष्ठ नेताओं को भी विदेशों से भर भर के डोनेशंस प्राप्त होती रही हैं। जैसे कि साल 1995 में एपीएचसी के लीडर सैयद अली शाह जिलानी को जमाते इस्लामी के ऑफिस बेरर के तौर पर पूरे 10 करोड़ रुपए विदेशों से प्राप्त हुए। लेकिन अत्यंत चौंकाने वाली बात यह है कि इन डोनेशंस के लिए दिए गए अकाउंट नंबर्स भारत के नहीं बल्कि लाहौर में स्थित बैंक अल फलाह के थे। एलईडी जैसे आतंकी संगठनों को अपने फंड्स का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तानी सरकार और एस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई से प्राप्त होता है। पाकिस्तानी सरकार और एस्टेब्लिशमेंट के पास ये पैसा अपनी इकोनॉमी में जनरेट होने वाले रेवेन्यू, विदेशों से आने वाली एड्स और रेमिटेंसेज, आईएमएफ के बेल आउट पैकेजेस और अपने नागरिकों से मिलने वाले टैक्सेस से आता है। अब बात जब इनकम टैक्स की आती है तो एक्टिव टैक्स पेयर्स के हिसाब से पाकिस्तान की गिनती दुनिया के सबसे पिछड़े हुए देशों में होती है। पाकिस्तान के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अनुसार दिसंबर 2023 तक पाकिस्तान के अंदर एक्टिव टैक्स पेयर्स की संख्या मात्र 53 लाख है। लेकिन फिर भी ये 53 लाख लोग टैक्सेस के रूप में जो पैसा अपनी सरकार को देते हैं उसका एक अच्छा खासा हिस्सा पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जेब में जाता ही जाता है और फिर वहां से होते हुए एलईडी जैसे आतंकी संगठनों के पास। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि भारत केवल एक ऐसा काम है जिसके ऊपर पैसा पानी की तरह बहाया जाता है और इस पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा आम पाकिस्तानियों की कमाई से आता है। क्योंकि पाकिस्तान में इनकम टैक्स देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा कम है, इसलिए पाकिस्तान की सरकार दूसरे अप्रत्यक्ष तरीकों से टैक्स की वसूली किया करती है, जैसे कि बिजली का बिल। आपके घर जो बिजली का बिल आता है उसमें आपके द्वारा प्रयोग की गई यूनिट्स के आधार पर आपसे एक मंथली अमाउंट लिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। एक आम पाकिस्तानी को मिलने वाले बिजली के बिल में यूनिट्स की कॉस्ट के अलावा 9 प्रकार के और भी कई टैक्सेस और ड्यूटीज जोड़े जाते हैं, जैसे कि पीटीवी लाइसेंस फी, फाइनेंसिंग कॉस्ट सरचार्ज, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स। पाकिस्तानियों को मिलने वाले इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में जुड़े एक्स्ट्रा टैक्स और फर्दर टैक्स नामक के कंपोनेंट्स क्या है और उनका प्रयोग आखिर कहां किया जाता है, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन यदि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और नेशनल सिक्योरिटी पर काम करने वाले थिंक टैंक्स की माने तो इन कंपोनेंट से आने वाला पैसा भारत के विरुद्ध निवेश किया जाता है। कहने का मतलब यह कि बिजली, पानी और गैस जैसी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के नाम पर पाकिस्तान सरकार अपने नागरिकों से जो पैसा वसूलती है उसका भी एक हिस्सा हाफिज सईद के एलईडी और मसूद अजहर के जेईएम तक पहुंच ही जाता है। एलईडी, जेईएम और जेयूडी जैसे हजारों आतंकी और अतिवादी संगठनों को चंदा देने के अलावा पाकिस्तान के आम नागरिक अपनी फौज को भी बढ़ चढ़कर डोनेशंस देते हैं। पाकिस्तान आर्मी के स्वामित्व वाली फौजी फाउंडेशन द्वारा देश भर में सैकड़ों बिजनेसेस और कंपनीज चलाई जाती हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान के लोग फौजी फाउंडेशन की आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट को भर भर के डोनेशंस देते हैं, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबसे बड़े बैंक्स में से एक अक्सरी कमर्शियल बैंक को भी इसी फाउंडेशन द्वारा चलाया जाता है। पाकिस्तान भर में फैली इस बैंक की 600 से अधिक ब्रांचेस में करोड़ों पाकिस्तानियों ने अपने अकाउंट्स खुलवाए हुए हैं और इन पाकिस्तानियों के पैसे को कब, कहां और कैसे निवेश करना है इसका 100% कंट्रोल फौजी फाउंडेशन के ही हाथ में होता है। और होता यह है कि ये जो वेलफेयर बजट है फिर उसकी कोई एहतसाब जो है, अकाउंटेबिलिटी जो है वो होती नहीं है, क्योंकि बहाना ये करते हैं कि जनाब ये तो प्राइवेट सेक्टर में है, तो इसका आप कैसे करेंगे। जनरल मोहम्मद, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अमजद जो कि नैब के भी पहले चेयरमैन थे, बाद में जब वो फौजी फाउंडेशन के बने, मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी, तब पार्लियामेंट ने बुलाया था तो उन्होंने इनकार कर दिया था, मैं नहीं आऊँगा, मैं क्यों पार्लियामेंट के सामने जवाब दूँ, ये तो प्राइवेट कंपनी है। सो ये एहतसाब से भी अपने आप को बालातर समझते हैं और जान छुड़ाते हैं। एलईटी और जेईएम जैसे आतंकी गिरोहों से जुड़ी सैकड़ों चैरिटेबल फाउंडेशंस पूरे पाकिस्तान में अनगिनत मदरसे और इस्लामिक स्कूल चला रही हैं। स्कूल और मदरसे जिनमें लाखों पाकिस्तानी परिवारों के करोड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं। इन बच्चों के माँ बापों को यदि अपना पेट काट के भूखा भी सोना पड़े तो ये लोग एक क्षण के लिए संकोच नहीं करते, लेकिन कश्मीर और फिलिस्तीन में चल रहे पवित्र जिहाद के लिए आतंकी संगठनों को डोनेशन जरूर देते हैं। और ऐसा मेरा नहीं बल्कि डॉन और रॉयटर्स जैसे जाने माने न्यूज़पेपर्स का दावा है। अब मेरे भारत देश के वो लाखों करोड़ों लोग जो यूट्यूब के ऊपर जा पाकिस्तानी क्रिएटर्स और चैनल्स को मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ व्यूज दे रहे हैं, क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आपके व्यूज से जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका एक हिस्सा एलईटी या जेईएम के डोनेशन बॉक्सेस में नहीं पहुंच रहा होगा? यदि एक बार को ये मान भी लिया जाए कि सीमा पार बैठे यूट्यूबर स्वयं महात्मा गांधी के कलयुगी अवतार हैं और ऐसा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो अपना इनकम टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स तो जरूर भरते ही होंगे, यानी कि वो इनडायरेक्ट तरीके से तो इन आतंकी संगठनों को अपना पैसा दे ही रहे हैं।
और फिर इसी पैसे का एक अंश भारत में आपके अपने ही फौजियों का, आपके अपने ही भाई बहनों का खून बहाने में लगाया जा रहा है। पाकिस्तान का हर पल जियो नामक एक यूट्यूब चैनल जिसके 55 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, एक चैनल जो हर महीने औसतन 100 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज ले रहा है, इस एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल का मासिक रेवेन्यू कम से कम $2 मिलियन यानी कि पूरे 50 करोड़ पाकिस्तानी रुपए है। लेकिन चौंकाने वाली बात इस चैनल की छप्पर फाड़ कमाई नहीं है, बल्कि यह है कि इस चैनल के ऊपर पाकिस्तान से कहीं ज्यादा व्यूज भारत से आ रहे हैं, यानी कि इसकी कमाई का ज्यादातर हिस्सा हम भारतीयों की जेब से जा रहा है। मेरे इस महान देश के वो नागरिक जो क्रिकेट में बात करने वाले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की लाइव स्ट्रीम्स के दौरान जी भर के सुपर चैट्स लुटा रहे होते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा दिए गए इन पैसों के एक हिस्से से आपके अपने ही देश में आतंकवाद फैलाया जा रहा है? क्या आप जानते हैं कि रियासी में बहाए गए उन मासूमों के खून के लिए कुछ हद तक आप भी जिम्मेदार हैं? मेरे इस अभागे देश के विक्रांत गुप्ता जैसे वरिष्ठ खेल पत्रकार जो दिन में 5-5 बार पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ कोलैब कर रहे हैं, अपने सेलिब्रिटी स्टेटस से उनके व्यूज और सुपर चैट्स को दबा के बूस्ट दे रहे हैं, उन विक्रांत गुप्ता जी से मैं पूछना चाहूंगा कि आप ऐसा आखिर कैसे कर सकते हैं? एलईटी के वो 3 आतंकी जो कभी 3 आम पाकिस्तानी रहे होंगे, वो एलओसी क्रॉस करके भारत के अंदर घुसते हैं और वैष्णो देवी जा रहे आपके अपने ही 9 मासूम देशवासियों को अत्यंत निर्ममता के साथ मौत के घाट उतार देते हैं। They kill 9 innocent भारतीय सिविलियंस विद एक्सट्रीम प्रेजुडिस। एक इतने क्रूर हमले के बाद भी आप पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ भला कैसे कोलैब कर सकते हैं? टाइम्स स्क्वायर में खड़े होकर उनके साथ मौज मस्ती वाले वीडियोस आखिर कैसे बना सकते हैं? विक्रांत गुप्ता साहब मौजूद हैं और इनकी प्रेजेंस से फायदा उठाते हुए मैं फ्रंट फुट का शॉट खेल सीखना चाहता हूं। एंड करो, एंड करो, एंड करो। शेम ऑन यू मिस्टर विक्रांत गुप्ता, शेम ऑन यू। दोस्तों, इस नेक काम में विक्रांत गुप्ता अकेले नहीं हैं। इस देश के और भी कई पत्रकार, यूट्यूबर्स और यहाँ तक कि एक्स क्रिकेटर्स भी नियमित रूप से पाकिस्तानियों के साथ कोलैब कर रहे हैं। उनके प्रोग्राम्स में शामिल हो उनके व्यूज को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के व्यूज ऊपर जाते हैं तो उनकी इनकम भी ऊपर जाती है। इस इनकम का एक हिस्सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रास्ते से एलईटी और जेईएम जैसे आतंकी संगठनों की जेब में पहुंचता है और फिर उनके इसी पैसे से संगठन पुलवामा, पठानकोट और रियासी जैसे हमलों को अंजाम देते हैं। एक आम पाकिस्तानी चाहे या ना चाहे, उसकी कमाई की एक फ्रैक्शन आतंकवादियों की जेब तक पहुंच ही जाती है। पाकिस्तान का एक आम नागरिक चाहकर भी इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे देश के वो करोड़ों नागरिक जो अपनी गाड़ी कमाई इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के ऊपर सुपर चैट्स में लुटा रहे हैं, वो तो कम से कम खुद को ऐसा करने से रोक सकते हैं। विक्रांत गुप्ता जैसे पत्रकार और हर्षा भोगले जैसे कमेंटेटर्स तो इन पाकिस्तानी क्रिएटर्स को व्यूज देने से परहेज कर ही सकते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते और यही मेरे इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अजय जडेजा जी, आई डोंट नो बट अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू द शो। जी शुक्रिया। मैं गौर कर रहा था कि कितनी आसानी से आपने कह दिया कि आपकी उम्र कम है और मेरी बहुत ज्यादा होगी। ये समझ गया मैं। लेकिन एक बात जो एक भारतीय के तौर पर आपको पूरी तरह शर्मसार कर देगी, अपना सर दीवारों के ऊपर मारने को मजबूर कर देगी, वो ये कि 9 जून के दिन पाकिस्तान से आए 3 आतंकी रियासी में 9 मासूमों को मौत के घाट उतारते हैं। इस अत्यंत निर्मम आतंकी हमले को अभी मुश्किल से 48 घंटे भी पूरे नहीं हुए थे। अभी उन बेचारों के पार्थिव शरीर उनके घर तक भी नहीं पहुंचे थे और हमारे विक्रांत गुप्ता साहब वो एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ गप्पे हाँक रहे थे। 48 घंटे पहले जिस पाकिस्तान ने हमारे 9 तीर्थ यात्रियों को अत्यंत क्रूरता के साथ मारा था, विक्रांत गुप्ता साहब उसी पाकिस्तान के यूट्यूबर्स के साथ बैठ बड़े ही आराम से हंसी मजाक कर रहे थे। विक्रांत जी, व्हाट्सएप सर। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। की हाल है? बट छोटी सी तो मैं करेक्शन दे दिया। हाँ। वैसे तो मेरी छाती बड़ी चौड़ी हो गई थी। सर मैं कोई रिसर्च नहीं लिखा। अच्छा, वो किसी नहीं? वो कोई हो रही है। साढ़े वास्ते सर काला अक्षर भैंस बराबर। वो मैं नहीं हूं। जिस देश में अपने दुश्मन को सुपर चैट्स के जरिए पैसा देने वाले लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग हों, एक आतंकी देश के यूट्यूबर्स को व्यूज और सब्सक्राइबर्स देने वाले पत्रकार, क्रिएटर्स और कमेंटेटर्स हों, उस देश को दुश्मन की भला क्या ही आवश्यकता है। पाकिस्तान में ऐसे सैकड़ों यूट्यूब चैनल्स हैं जो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा भारतीय क्रिकेट के ऊपर बात करते हैं। जब भी कभी पाकिस्तान हारता है या भारत जीतता है तो उनके व्यूज में एक एक्सपोनेंशियल उछाल देखने को मिलता है। भारत से व्यूज लेने के लिए पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पूरी निर्दयता के साथ अपनी क्रिकेट टीम के कपड़े उतार रहे होते हैं, यहाँ तक कि अपने खिलाड़ियों को गंदी गंदी गालियां तक दे रहे होते हैं। अबे ऐसा दे दिया, नेट कर लिटा दिया, घुसा दिया पूरा सिरंज तुम्हारे अंदर, खून निकाल दिया। अबे तेरी ऐसी की जैसी चुपना नहीं कोई भी आज। क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ज्यादातर भारतीय इनके चैनल्स पर पाकिस्तान की बैशिंग देखने और मजे लेने के लिए आते हैं। लेकिन ये इससे भी बड़ी खलीस, बदकिरदार, बदबूदार, हरामखोर, नॉट डिजर्विंग टीम है। अमेरिका वेरी 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 बैड।
लेकिन याद रखिए कि आपके द्वारा इन यूट्यूबर्स को दिया गया हर एक व्यू आपकी अपनी धरती के ऊपर आतंकवाद फैलाने में एलईटी और जेईएम जैसे आतंकी संगठनों की सहायता कर रहा है। इस वीडियो के अंत में आपसे बस इतना निवेदन करना चाहूंगा कि अभी ट्विटर के ऊपर जाइए और #शेम ऑन यू विक्रांत गुप्ता को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ऐसा करने की डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएंगी। मेरा दूसरा निवेदन अपने देश की सरकार से है। मैं जानता हूं कि इस वीडियो के बाद भी भारतीयों द्वारा पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को दिए जाने वाले व्यूज और सुपर चैट्स में कोई कमी नहीं आएगी। इसीलिए मैं मोदी जी, अमित शाह जी और अश्विनी वैष्णव जी से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि भारत की धरती से पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को दिए जाने वाले मोनेटाइजेशन, सुपर चैट्स और चैनल मेंबरशिप्स के ऊपर तत्काल प्रभाव से बैन लगाया जाए। यूट्यूब के ये तीनों ही फीचर्स पाकिस्तान की एक्टिव इनकम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, यानी कि पुलवामा और रियासी जैसे हमलों की फाइनेंसिंग में योगदान दे रहे हैं। इसीलिए मैं हाथ जोड़कर इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि वो तत्काल प्रभाव से यूट्यूब को निर्देश दे कि कम से कम भारत में तो पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स के मोनेटाइजेशन, सुपर चैट्स और चैनल मेंबरशिप जैसे फीचर्स डिसेबल ही रहें। जाते जाते आपसे बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप एक भारतीय हैं और जाने अनजाने कैसे भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की एक्टिव इनकम को बढ़ाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फिर रियासी में मारे गए उस 2 साल के बच्चे का थोड़ा सा खून तो आपके हाथों पर भी है। जाइए जाकर धो लीजिए।